हौसला अफजाई करेंगे। देखिए वो बहुत जबरदस्त फिटनेस को एंजॉय कर रहे हैं। मैंने इनको देखा है, एक शादी में हम मिले थे और अनवांटेड शादी थी। मैं शादियां अटेंड करता नहीं हूँ, तो उन्होंने मुझे पहचान लिया। मैंने उस दिन देखा कि उनकी फिटनेस वाकई में लाजवाब है। 6 साढ़े 6 फीट इनकी हाइट है और जबरदस्त वर्कआउट आज इन्होंने कराया। तो फिटनेस दिखाई दे जाती है। आज हमारा एक एजुकेशन टॉपिक रहेगा और मैं चाहूंगा कि कोई लीव ना करे, कोशिश ये करें, क्योंकि जब तक एजुकेशन नहीं होती है, जब तक फिटनेस का काम अधूरा रह जाता है। एक्सरसाइज सिर्फ 20% रोल प्ले करती है, ये आपको अपने दिमाग में बैठा लेनी है। इसका कोई फायदा नहीं होगा अगर हम एजुकेशन नहीं लेते हैं। तो बस बैठ जाइए, अपना ए फ्रेश वगैरह ले लीजिए, हम अपनी एजुकेशन को शुरू करेंगे। तो मैं शुरुआत करूंगा फिटनेस से। देखिए फिटनेस की परिभाषाएं अलग अलग है। सर रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं? ऑलरेडी रिकॉर्डेड जी है। जी, जी जी जी। तो फिटनेस की परिभाषाएं अलग अलग होती हैं। कोई फिटनेस को किस तरीके से देखता है, कोई सिर्फ एक्सरसाइज को ही फिटनेस मान लेता है, कोई ओवरऑल फिटनेस जो वेलनेस होती है उसको फिटनेस मानता है। तो फिटनेस के कई परिभाषा हैं, सारी परिभाषाएं फिट बैठती है अगर हम एक बढ़िया जीवन को जीते। तो आज आज का जो हमारा वीडियो रहेगी जिसमें हम बात करने वाले हैं, बहुत ही यूनिक रहेगी, मजेदार भी होने वाली है। आज हम जाएंगे कहाँ? झूठ की दुनिया में। तो आप डेली जाते हो सच की दुनिया में, आज हम झूठ की दुनिया में जाएंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हेल्थ का एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां सबसे ज्यादा वीक है, और लेकिन कन्विक्शन सबसे ज्यादा इसमें स्ट्रांग है। वीक कैसे है? क्योंकि इसमें हर आदमी अपनी अपनी डेफिनेशन लेके बैठा हुआ है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। अब आपको सारे झूठ जो हैं, ये देखिए, कुछ झूठ तो हमने अपने आप से कहे हैं और कुछ हमारी सोसाइटी ने दे दिए हैं, और कुछ झूठ ऐसे हैं जिन्होंने हमारा बिहेवियर ही बदल दिया है फिटनेस को लेके, और कुछों ने हमारी डेस्टिनेशन ही बदल दी। तो देखिए बिहेवियर क्या होता है। सारा बिहेवियर जो है वो बिलीफ ड्रिवन होता है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो भी हमारा बिहेवियर है, हम जो भी काम कर रहे हैं, ये बिलीफ के ऊपर काम करता है। यानी कि जैसा मैं सोचता हूं, जैसा मुझे लगता है, ऐसा ही मेरा बिहेवियर हो जाता है। अगर मुझे लगता है कि प्रोटीन पीना चाहिए, तो मेरा बिहेवियर में प्रोटीन आ जाएगा। और अगर मुझे लगता है कि भाई सिर्फ एक्सरसाइज करने से फिटनेस आ जाएगी, तो मुझे मुझे ऐसा लग रहा है, मेरा बिलीफ ऐसा है। तो जो भी बिहेवियर है वो बिलीफ ड्रिवन है। तो बिलीफ पे हमें काम करना है। अगर मान लीजिए मुझे सब झूठ ही सिखाया जाएगा, तो मेरी हेल्थ भी झूठे सपनों में जिएगी फिर। तो मैं ऐसे मिथ तोड़ूंगा आज। पहला जो मिथ है वो ये है कि कम खाना इज इक्वल टू वेट लॉस। ये सबसे बड़ा झूठ है जो आजकल दुनिया में बिक रहा है, खास तौर से फिटनेस की इंडस्ट्री में। जो ये बिक रहा है कि भाई कम खाओ और वेट लॉस कर डालो। सबने सुना होगा कि भाई खाता ज्यादा है, मोटा जो आदमी हो रहा है, वो सबसे पहले उसी से ये कहते हैं, भाई यार कितना खाता होगा ये। सबसे पहली चीज दिमाग में यही आती होगी। तो उसको क्या बोलते हैं? यार कम खाया कर थोड़ा सा, कुछ धरती पे जो है एहसान कर दे कुछ कम खा के। इस तरह की बातें लोग करते हैं। कहा यह जाता है कि जितना कम खाओगे उतना ही वजन घटेगा, क्योंकि साइंस ये कहती है कि भैया कैलोरीज को कम कर दो। लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि ये इसमें 80% बात झूठ है कि कम खाने से वेट घट जाएगा। कम खाने का मतलब क्या है कि आप अपने मेटाबॉलिज्म को मार दोगे। जो इंसान कम खाना खाएगा, और ये मैंने देखा है, ये खास तौर से बुजुर्ग जो महिलाएं हैं और हमारे बुजुर्ग अंकल हैं, वो इस बात को ज्यादा कहते हैं। अगर आप उनसे कहोगे ना कि यार तेरा वजन बढ़ रहा है, तो वो सबसे पहले ये कहेगा, मैं तो यार एक ही रोटी खाता हूँ, मैं तो बस एक ही टाइम का खाना खाता हूँ। सबसे पहली चीज उनके दिमाग से ये मतलब ये निकालनी जरूरी है कि कम खाने से वजन नहीं घटेगा कभी भी। आप मेटाबॉलिज्म को खत्म कर दोगे, और कम खाने से आपकी मसल्स जो बची कुची हैं ये भी चली जाएंगी, मसल लॉस हो जाएगा, और बहुत प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी। चाहे वो हेयर फॉल है मेरी तरह का, मैं भी बहुत कम खाना स्टार्ट कर देता था बीच बीच में। हॉर्मोन्स इनबैलेंस हो जाते हैं जब आप बहुत कम खाना खाते हो। तो फैट लॉस नहीं होगा भाई, फैट स्टोरेज हो जाएगा। मेरा एक फ्रेंड था ऑस्ट्रेलिया में, उसने पूरे ताकत के साथ फिटनेस की पे काम करना स्टार्ट करा, और उसने क्या करा, 12-12 घंटे की विंडो में खाना खाना बंद कर दिया।
मैं तुम्हें बताना चाहूंगा, उसने कम से कम भी 85,000 के प्रोडक्ट्स उसने यूज कर लिए, लेकिन लास्ट में जाके वो यही बोला कि भाई मेरे से नहीं होगा, आई क्विट। तो भाई अमित, जिस दिन तेरे को टाइम हो मेरा घटवा देना, मुझे बता देना वजन कैसे घटता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग में यही होता है कि छोड़ देते हैं खाना। तो मैंने उसको समझाया कि तेरा मेटाबॉलिज्म इतना स्लो हो गया है कि तू 1200 कैलोरी पे भी फैट गेन कर रहा है। सोच के देखो, जो आदमी 1200 कैलोरी पे भी फैट गेन कर रहा होगा, उसके साथ क्या हो रहा होगा उसकी बॉडी में। वो ना तो काम में ध्यान लगा पा रहा होगा, ना उसका कोई भी फंक्शन कर रहा होगा ढंग से काम, ब्रेन। और उसका होता क्या है, ब्रेन सर्वाइवल मोड में चला जाता है, पूरी बॉडी सर्वाइवल मोड में चली जाएगी, यार इसको तो खाना मिल ही नहीं रहा। तो मेटाबॉलिज्म जो होता है, जो मेटाबॉलिज्म का मतलब है जो एनर्जी बनाने की प्रक्रिया है बॉडी में, जो आप खाना खा रहे हो उससे जो एनर्जी बन रही है, ये बहुत स्लो हो जाती है। बॉडी कहेगी धीरे धीरे बनाओ भाई, धीरे धीरे, इसको जरूरत ही नहीं है। इसलिए फैट लॉस रुक जाता है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म खत्म। तो ये सबसे बड़ी जो है बेवकूफी है जो लोग करते हैं कि मैं तो सिर्फ 2 ही रोटी खाती हूँ जी, फिर भी मोटी होती जा रही हूँ। बहुत से कहते हैं मैं तो पानी पीता हूँ, पानी से भी मैं मोटा हो जाता हूँ जी। भैया शरीर को डराओ मत, भूखा मत रखो उसको इतना बुरी तरीके से, सर्वाइवल मोड में चला जाएगा, फिर उसके बाद परेशानी बन जाएगी। तरीका क्या है इसका? बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट इसका समाधान है, कम खाना समाधान नहीं है। जो हमारा डाइट प्लान है, अगर आप उसे देखोगे, उसमें हर घंटे, हर 2 घंटे, हर 3 घंटे उसके हिसाब से उसमें कुछ ना कुछ सही मात्रा में खाना रखा गया है। इसलिए ये काम करता है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म पे कोई लोड नहीं आ रहा कैसा भी। उसमें देखोगे आप, प्रोटीन हट हिसाब किताब से उसमें डाला गया है, हाइड्रेशन आपकी बॉडी की करी गई है, जहां एफ्रेश की जरूरत है वहां कैफीन आपको दी गई है, नेचुरल कैफीन, जहां उसको जो लगता है वो बॉडी को दिया गया है। ना उस पर कोई लोड आ रहा, ना उस पर कोई प्रेशर आ रहा, ना उसको भूखा रखा जा रहा, सही बैलेंस डाइट उसको दी जा रही है। इस वजह से हमारे जो है रिजल्ट आते हैं, इसलिए 35-35 किलो के रिजल्ट आते हैं। अब आते हैं मिथ नंबर 2 पे, जो दूसरा फैट के रिगार्डिंग जो दुनिया में झूठ बिक रहा है, वो ये है कि भैया फैट का मतलब ये हो गया कि बेकार चीज है। आपने सुना ही होगा भाई, फैट है इसमें तो बहुत ज्यादा खराब चीज माना गया है उसको, फैट को। ये भी एक मिथ है। फैट का मतलब दुश्मन नहीं होता है। हेल्दी फैट को समझ लोगे तो आप समझ जाओगे कि ये दुश्मन नहीं है। बैड फैट और गुड फैट में डिफरेंशिएट करना हमें आना चाहिए। जो गुड फैट होते हैं वो इतने अच्छे होते हैं कि वो हमारे हॉर्मोन्स को बहुत जल्दी रिकवरी पे ले आते हैं। ब्रेन को चाहिए ही फैट। मैं आपको सच बताऊं तो ब्रेन का जो खाना है वो प्रोटीन के बाद आता है, वो फैट आता है। कार्ब्स की नहीं है इतनी जरूरत जितना हमें हेल्दी फैट्स की जरूरत है। ईश्वर ने जब फैट बनाया था, उसमें छोटे से फैट के अंदर, यानी 1 ग्राम फैट के अंदर 9 कैलोरीज किस लिए डाली है? अगर ये काम का नहीं होता तो उसमें नहीं डाली जाती। फर्क क्या है? हमने इतना फैट खाना शुरू कर दिया है अपनी लाइफ में कि हम हेल्दी और बैड फैट में डिफरेंस करना ही भूल गए। क्योंकि हमारी हर चीज तेल में बन रही है, हमारी हर चीज रिफाइंड में बन रही है, हर चीज डीप फ्राइड बन रही है, तो हमारा फैट की डेफिनेशन चेंज हो चुकी है। हेल्दी फैट हमारे लाइफ में नाम मात्र के लिए रह गए। तो भाई तुम्हें मैं बताना चाहूंगा, जो हेल्दी फैट अगर आप समझ गए तो आप समझ लो बहुत अच्छी चीज खा रहे हो। ओमेगा 3 जो है ये इतना बढ़िया फैट है, इसकी जरूरत हमारी बॉडी को जिस दिन पैदा होता है बच्चा और जिस दिन मरता है तब तक रहती है। और ये हमें बाहर से नहीं मिलता है। फ्लैक्स सीड ऑयल है जैसे, नट्स हो गए, घी जो है, घी सही मात्रा में अगर घी को लिया जाए तो ये भी हेल्दी फैट बन सकता है। लेकिन होता क्या है, अभी कल की परसों की एक न्यूज में सुन रहा था, बाईपास सर्जरी हुई थी एक 18 साल के लड़के की। उसकी माँ उसको जबरदस्ती घी पिलाने पर लगी रही कि मेरा बेटा इससे ताकतवर हो जाएगा, तगड़ा हो जाएगा। घी पिला पिला के, पिला पिला के उसके 3 कोरोनरी आर्टरीज उसने ब्लॉक कर डाली। और जब वो हॉस्पिटलाइज हुआ फोर्टिस हॉस्पिटल में गुड़गांव में, तो वहां डॉक्टर ने कहा कि ये तो तीनों नसें ब्लॉक हैं। किस्मत से उसके स्टेबल एंजाइना था। स्टेबल एंजाइना यानी छाती में दर्द होता है जो चलने में। तो उसको वक्त रहते उसकी बाईपास सर्जरी कर ली और वो बच गए। लेकिन कितनी गलत प्रैक्टिस थी, उसकी माँ ने ही उसको मतलब मार ही दिया था लगभग। तो हमें ये प्रैक्टिस सीखनी है, ये चीजें सही नहीं होती हैं, सही मात्रा में चीजों का सेवन करना। फैट फ्री जो डाइट होती है उससे हॉर्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, और इनफर्टिलिटी का डायरेक्ट कनेक्शन है अगर फैट नहीं लेते हैं तो। स्पर्म काउंट का डायरेक्ट कनेक्शन है। इसलिए हमें ओमेगा 3 जैसे हेल्दी फैट्स अपने डाइट में ऐड करने। क्या शुरुआत करनी है हमें अपने? देखिए अपने न्यूट्रिशन के अंदर हमारा हर्बल लाइफलाइन है या नहीं है, वहां से शुरुआत करो। मैंने बताया कि ये शुरुआत से लेके बुढ़ापे तक हमें चाहिए।
हमारे जॉइंट्स के लिए, हमारे ब्रेन हेल्थ के लिए, हमारे मसल्स के लिए, हमारी इनफर्टिलिटी के लिए, हॉर्मोन्स के लिए, सब के लिए ये बहुत कामयाब है। और ट्रांस फैट को अपनी लाइफ से हटा दो। ट्रांस फैट का मतलब होता है जो बटर जैसी चीजें होती हैं, बटर में बनने वाली चीजें होती हैं, रिफाइंड में बनने वाली चीजें होती है। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, ये डॉक्टर के शब्द हैं कि हर तेल एक जैसा होता है। तेल को साइंस में तेल नहीं कहा जाता। अगर आप साइंस की भाषा में पढ़ोगे, बायोलॉजी में, तेल को तेल नहीं कहा जाएगा, उसको ट्राइग्लिसराइड्स बोलते हैं। साइंस में ट्राइग्लिसराइड ही होता है, तेल ऑयल नाम की कोई चीज नहीं होती है। तो जो भी आप रिफाइंड ले लो, चाहे आप पीनट ले लो, चाहे कोई बटर ले लो या कुछ भी ले लो, वो होगा ट्राइग्लिसराइड। अब ट्राइग्लिसराइड में और हेल्दी फैट में आपको फर्क समझ में आ गया होगा। आपको मूफा, मूफा होता है, मोनो अनसैचुरेटेड फैट होते हैं, मूफा, फूफा, ये इस तरह के कुछ शब्द होते हैं। इनकी गहराइयों में मत जाइए, आप ओमेगा 3 से शुरुआत कर लीजिए। तो ये हेल्दी फैट्स अगर हम अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे तो हमारा ये मिथ बस्ट हो जाएगा कि सारे फैट गंदे होते हैं। मिथ नंबर 3, बहुत खतरनाक मिथ जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो ये कि जिम और एक्सरसाइज ही सब कुछ होता है। ये लगभग आपने सबसे सुना होगा कि वजन बढ़ गया तो वो सीधा क्या करेगा, ट्रैक पे दौड़ना शुरू कर देगा, या फिर सेक्टर के चक्कर काटना शुरू कर देगा, या ग्राउंड में पहुंच जाएगा अगले दिन। सुना होगा आपने, नहीं देखा होगा आपने, बल्कि कि सीधा ग्राउंड के पास पहुंच जाएगा और बोलेगा आज से वजन घटाऊंगा। भैया, तुम्हारी बॉडी नहीं बन रही है ग्राउंड में, तुम्हारी बॉडी बन रही है तुम्हारी किचन में। मैं हर बार यही बात कहता हूं। मैं भी ऐसा सोचता था कि जिम में जाने से वजन घट जाएगा या दौड़ लगाने से, सड़क तोड़ने से वजन घट जाएगा। नहीं घटेगा, चाहे पूरी जिंदगी लगे रहना। फायदे होंगे, उसके फायदे होंगे। आपके हार्ट की मसल्स मजबूत होंगी, आपकी जो सांस लेने की कैपेसिटी है ये बढ़ेगी, आपकी ऑक्सीडाइज होगी बॉडी, अच्छी चीज होगी। वजन नहीं घटेगा। लेकिन वजन इसलिए नहीं घटेगा क्योंकि आप कितनी भी रनिंग कर लेना, आप 500 कैलोरीज से ज्यादा नहीं बर्न कर पाओगे। वो भी तब कर पाओगे जब आप एथलीट हो। जो आदमी कभी दौड़ नहीं लगाता वो जाके 500 कैलोरी नहीं बर्न कर पाएगा। वो ज्यादा ज्यादा 150 200 कैलोरी पे हाफ के वापस आ जाएगा। जिसकी कैलोरी 2500 है, वो 1200 कैलोरी 1300 कैलोरी घटाए तो फर्क पड़े, 200 कैलोरी से क्या फर्क पड़ेगा उस पर। इसीलिए दौड़ लगाने वाले आदमी का वजन नहीं घटता है। आप आइडियल वेट पे आ जाओ, फिर दौड़ लगाओ, देखो आपकी बॉडी कितनी मजबूत बनेगी। तो वजन घटाने का ये तरीका नहीं होता। आपको सिस्टम समझना पड़ेगा। सारा सिस्टम जो है वो घर से शुरू होता है, आपके किचन से शुरू होता है, आप क्या खा रहे हो वहां से शुरू होता है, प्लेट से शुरू होता है। 80% आपका न्यूट्रिशन असर करेगा। 20% पे हम जोर देते रहते हैं। हम सोचते हैं कि पसीना बहाने से वजन घट जाएगा, नहीं घटता कभी भी। तो 8 घंटे का जो काम कर रहे हो आप दिन में, उस पर फोकस करो। जो 1 घंटे का जिम है उसके बेनिफिट्स इतने लिमिटेड होते हैं कि पता भी नहीं है आपको। तो हम 8 घंटे वाले काम को छोड़ देते हैं। 8 घंटे में क्या हो रहा है हमारे साथ, हम जो खाना खा रहे हैं, हमारी जो प्रोसेसिंग हो रही है, हम जो न्यूट्रिशन ले रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। जिम के हिसाब को बाद के लिए रखो, ये होता है फायदेमंद, लेकिन इसको एंड के लिए रखो। शुरुआत अपनी एक्सरसाइज से नहीं होनी चाहिए, शुरुआत हमारी डाइट से होनी चाहिए। एक्सरसाइज इज ए पार्ट ऑफ फैट बर्निंग, लेकिन एंटायरली फैट लॉस उस पर डिपेंडेंट नहीं है। तो समझ के इसको हमें करना है। आप शुरुआत कर सकते हो, वॉक करो, आप एक्सरसाइज करो, स्ट्रेचिंग करो। हमारी जो वर्कआउट होती है ये मोर देन सफिशिएंट होती है, अगर एक्सरसाइज ही करनी है तो। ना इसमें इंजरी होती है। लेकिन हमारा जो एक्सरसाइज के पहले जो हमारा न्यूट्रिशन शुरू होता है और एक्सरसाइज के बाद न्यूट्रिशन जो चलता है, ये रियल ट्रांसफॉर्मेशन है। और उसमें कई रोल और भी होते हैं। हमारे स्लीप को माना गया है, हमारी हाइड्रेशन को माना गया है उसका एक पिलर। तो जब ये सारी चीजें आप ध्यान रखोगे, फिर आपका वेट लॉस होता है। ये मिथ हमारे दिमाग से निकल जाना चाहिए। अगला जो मिथ है ये भी इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको समझना पड़ेगा। आपने सुनी होगी ये बात बहुत ज्यादा कि प्रोटीन तो सिर्फ बॉडी बिल्डर के लिए बना है। भाई, हम तो जिम करने वाले तो है नहीं, हम क्यों प्रोटीन पिए। तो ये जो प्रोटीन है ये सिर्फ बॉडी बिल्डर के लिए नहीं बना है। ये मिथ भी आज आपका बर्न कर देता हूं। बच्चा जो एक एक महीने का जो है, पैदा हुआ है, और एक बुजुर्ग जो बिल्कुल मरने वाला है, इन दोनों की बॉडी को प्रोटीन चाहिए। जो एक्सरसाइज कर रहा है उसको थोड़ी ज्यादा मात्रा में चाहिए, जो एक्सरसाइज कम कर रहा है उसको थोड़ा कम मात्रा में चाहिए। लेकिन ये मानना कि ये सिर्फ जिम वाले आदमी को ही प्रोटीन की जरूरत होती है, इस बात को अपने दिमाग से आज ही निकाल देना। ये सबसे बड़ा बेवकूफी, सबसे बड़ा झूठ आज की सोसाइटी में फैला हुआ है। प्रोटीन हमारे बिल्डिंग ब्लॉक का काम करता है बॉडी के अंदर, और बिल्डिंग ब्लॉक हर समय चाहिए, हर आदमी को चाहिए।
नर हो, मादा हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, सबको चाहिए। अगर प्रोटीन की कमी बॉडी में रहेगी, देखो मैं आपको एक फैक्ट्स बताता हूं, 1.2 ग्राम पर किलोग्राम हमारी बॉडी वेट का हमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। इंडिया का हिसाब लगाया जाए तो 0.6 निकल के आता है। मतलब हम अपने खाने के भरोसे बैठे हैं, रोटी खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, दूध खा रहे हैं, दूध पी रहे हैं, जो कुछ भी आप XYZ खा रहे हो, वहां से जो प्रोटीन हमें मिल रहा है वो मल्टीप्लाई बाई 0.6 ही मिल रहा है। अब सोच के देखो, जो कमी मेरी है 1.2 तो मतलब मिनिमम बताया गया है, हम उसको एक मान लेते हैं कि महंगा बहुत है, तो भी हमारा 0.4 डेली पर किलोग्राम के हिसाब से हम शॉर्टेज में हैं। और जिसकी वजह से हमें दिक्कत क्या आती है, हमारा सबसे बड़ी दिक्कत आती है, हमारी मसल्स वीक होती चली जाती हैं। अगर आपने हिसाब लगाया हो 50 साल के बाद अगर कोई आदमी हॉस्पिटलाइज हो जाए, वो वापस नहीं आता हॉस्पिटल से। बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो हॉस्पिटल से रिकवरी होके वापस आ जाए, अगर एक मेजर एक्सीडेंट हो गया या कोई मल्टीपल फ्रैक्चर हो गए किसी बुजुर्ग इंसान के साथ। होता क्या है, वो वहीं के वहीं एक्सपायर हो जाता है, या वो आ भी जाता है तो वो कुछ दिन ही का ही मेहमान होता है। इसकी वजह ये है कि उसकी बॉडी में मसल्स नहीं है। जिसकी बॉडी में मसल है वो वापस आएगा, जिंदा रहेगा। जिसकी बॉडी में मसल खत्म, मसल सिंथेसिस कम हो गया, और उसके साथ कोई ना कोई ऑस्टियोपोरोसिस जैसी अगर कोई शिकायत हो गई, तो वो बच के वापस नहीं आता हॉस्पिटल से, क्योंकि उसकी बुनियाद कमजोर है। पहले दिन से अगर वो प्रोटीन लिए बैठता और एक्सरसाइज करता, उसकी मसल्स बॉडी में होती 30-35%, फिर उसके साथ भगवान ना करे कोई हादसा हो जाए, तो वो उसके सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो प्रोटीन को समझ लीजिए, ये बिल्डिंग ब्लॉक है, सभी को चाहिए। लीवर हो गया, हमारे हॉर्मोन्स हो गए, हेयर होगी, स्किन होगी, मसल्स हो गई, बोन्स हो गई, ब्रेन हो गया, ये सब प्रोटीन के सुपुर्द है। प्रोटीन की जहां कमी हो गई वहीं कमजोरी आनी स्टार्ट हो जाएगी, वहीं सूजन, इन्फ्लेमेशन, बालों का झड़ना, थकावट, XYZ, इम्यूनिटी का कम हो जाना, ये सारी शिकायतें होनी स्टार्ट हो जाती हैं। और 73% लोग प्रोटीन डेफिशिएंट हैं इंडिया के अंदर। 73%, बहुत बड़ा आंकड़ा होता है ये। सोच के देखो, 100 आदमी में से 73 आदमी प्रोटीन डेफिशिएंट है, जिनको जिनको मतलब ये दिक्कतें आएंगी ही आएंगी। तो हर आदमी को 1 ग्राम पर हमारे किलोग्राम के हिसाब से प्रोटीन चाहिए ही चाहिए। प्रोटीन, मैं ये नहीं कहता कि आप प्रोटीन शेक से ही लो, भैया आप प्रोटीन ले आओ कहीं से भी, चाहे एनिमल बेस्ड प्रोटीन, चाहे मीट से लाओ, चाहे दूध से लाओ, चाहे कहीं से लाओ, आपको प्रोटीन चाहिए। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि जब आप इतना प्रोटीन बाहर से ड्राइव करते हो, कौन खाएगा पनीर डेली? आप बताओ मुझे, 125 ग्राम प्रोटीन चाहिए अगर प्रोटीन पूरा करना है। पनीर कहां से लाओगे इतना? डेली अगर आप वो पनीर खाओगे, सोच के देखो कैलोरी कहां पहुंचेंगी, वजन कहां पहुंचेगा? आप मीट कितना खा लोगे? अगर मैं एनिमल ड्राइवन प्रोटीन की भी बात करूं, कहां से लाओगे? और कौन से दूध कितना पी लोगे? कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। इसीलिए ये प्रोटीन शेक को कभी भी बाय नहीं करना, ना इससे कभी नो करना, ना कभी इससे मन मोड़ना, और ना कभी ये सोचना कि ये तो भैया ये तो केमिकल है, या ये तो किसी बॉडी बिल्डर का है। ये मेरा नहीं है। सबको प्रोटीन शेक से फायदा अगर मिल रहा है तो लेना चाहिए। और मुझे लगता है कि प्रोटीन शेक का इससे बढ़िया कोई सोर्स नहीं है, जिसमें हमें कैलोरी के बिना हमें प्रोटीन मिल जाए। उससे बढ़िया क्या होगा? खा लो, या फिर 12-12 अंडे डेली पिए जाओ, दाल सुबह शाम, हो जाएगा पूरा। लेकिन वो पॉसिबल नहीं है, फिजिबल नहीं है। तो ये मिथ आपका टूट गया होगा। और अगला मिथ मैं जो तोड़ने वाला हूं वो ये कि भाई हेल्थ के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो केमिकल होते हैं। ये दिमाग से अपने से निकाल दो। हर्बल लाइफ का अगर मैं बात करूं, कोई भी प्रोडक्ट हमारा केमिकल नहीं है। हर आइटम जो हम खा रहे हैं, जो न्यूट्रिशन हम ले रहे हैं, ये सारे प्लांट बेस्ड हमारे जो है FSSAI अप्रूव्ड है। और प्रोडक्ट्स जो है वो फूड की कैटेगरी में आती है। आप किसी भी प्रोडक्ट को उठा के देख लेना, उस पर पीछे लिखा होगा फूड प्रोडक्ट। उसमें कहीं आपको केमिकल या कोई दवाई या मेडिकेशन या कुछ डॉक्टर की सलाह या कुछ नहीं लिख रहा होगा। उसमें लिख रहा होगा दिस इज अ फूड रिप्लेसमेंट, ये फूड का प्रोडक्ट है, फूड की श्रेणी में रखा गया है, खाने की श्रेणी में। तो इनको सपोर्ट करने के लिए बहुत सारी साइंटिफिक स्टडी हुई है, तब जाके ये हमारी चीज बन के आई है। इस पे बतेरी रिसर्च कर लो आप। वहीं लास्ट में जाके आप यही देखोगे कि आंख बंद करके भरोसा मत करो, आप रिसर्च करो। फिर देखोगे कि ये सप्लीमेंट की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि आपका खाना खराब है। अगर मेरा खाना सही होता तो मुझे नहीं जरूरत पड़ती फिर इस चीज की। खाना सही हो ही नहीं सकता, क्योंकि आज के जमाने में इतनी कैलोरीज भरी पड़ी हैं प्रोसेस्ड आइटम में, नहीं प्रोटीन ड्राइव कर पाओगे। इसलिए हर्बल लाइफ जैसे साइंटिफिक जो हमारे फूड होते हैं, इनकी जरूरत पड़ी, और इन पे भरोसा लोगों ने करा है, उनको रिजल्ट मिले हैं। तो ये आपका मिथ बस्ट हो गया होगा।
अगला जो मिथ है वो मैं हर बार हर सेशन में बताता हूं, वो होता है शुगर का। लोग सोचते हैं शुगर से एनर्जी मिलती है। मीठा खाओ एनर्जी पाओ, लड्डू खाओ एनर्जी पाओ, चीनी खाओ एनर्जी पाओ, चाय पियो एनर्जी पाओ। ये कितना सच है ये मैं आज आपको बता देता हूं। चीनी जो होती है, शुगर जैसे ही आप खाओगे ये स्पाइक देती है। एक स्पाइक मिलेगी ग्लूकोज के अंदर, इंसुलिन के अंदर। फिर उसके बाद क्या होगा, इंसुलिन जैसे ही डाउन आएगा 10 मिनट 20 मिनट 30 मिनट बाद, फिर से बॉडी फिर मांगेगी, फिर आपकी बॉडी फिर से क्रैश करेगी। आप देख लेना, जिस दिन आप मीठा खाओगे पूरे दिन मीठा खाते चले जाओगे, क्योंकि इंसुलिन अगर अनस्टेबल हो गया तो उस दिन समझ लो कि गड़बड़ हो गई आज। अब बॉडी बार बार डिमांड करेगी, अब आपके विल पावर के अधीन हो जाओगे आप। तो मैं हमेशा यही कहता आया हूं कि ये हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस, जिसको लोग डॉक्टर की भाषा में इसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं, कि जो आदमी 70 के पार गया वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम से आदमी मरेगा। हमारे इंडिया में जो 73 की एज रखी गई है, ये आदमी मरते क्यों है, आपने सोचा कभी? हमारे आदमी 100 साल तक क्यों नहीं जीते? क्योंकि हमारे यहाँ हर आदमी मेटाबॉलिक सिंड्रोम का शिकार है, चीनी की लत पड़ी हुई है। तो जो आदमी को मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक बार हो गया, वो कुछ भी कर ले, वो कितना भी न्यूट्रिशन खा ले, उसको शुगर होगी ही होगी। वो कहीं ना कहीं उसके इन्फ्लेमेशन होगी होगी। वो कहीं पर भी न्यूट्रिशन का इफेक्ट उसकी बॉडी में नहीं आएगा। वो लास्ट में जाके मेटाबॉलिक सिंड्रोम के शिकार होने के बाद मर ही जाएगा। तो जो 100 साल आदमी जी रहा है, उसकी बॉडी में कभी शुगर का इंटेक आप देखोगे मिनिमम स्तर पे होगा, मेटाबॉलिक सिंड्रोम से बचने के लिए। वेट गेन जो है ये शुगर की बिल्कुल डायरेक्ट देन है। ये तो मेरा आजमाया हुआ बता रहा हूं मैं आपको। आपने अगर एक्सरसाइज छोड़ भी दी है किसी ट्रैवलिंग की वजह से, आप देख लेना, अगर शुगर कंज्यूम नहीं कर रहे हो, वेट नहीं बढ़ने वाला आपका। आप कहीं से भी 1800 कैलोरी खाने से पूरी करके दिखा देना, मैं यहीं बैठा हूं, नहीं हो पाएगा। कितना भी खा लेना, आप 4 रोटी कह रहे हो, आप 6 रोटी खा लेना, आपकी लास्ट जाके 1700-1800 कैलोरी पे आप रुक जाओगे। 5500 कैलोरी एक्स्ट्रा खानी पड़ती है, तब जाके 1 किलो वजन बढ़ेगा। 5500 कैलोरी नहीं बढ़ेंगी अगर आप चीनी नहीं खाओगे तो। इसीलिए चीनी को हमेशा हटा दो अपनी लाइफ से, और बुढ़ापे की तरफ जाना है, बुढ़ा दिखना है, इन्फ्लेमेशन बढ़ानी है, हार्ट अटैक के खतरे पैदा करने हैं तो खाओ। ये आपको दिमाग में बैठ गई होगी बात। व्हाइट शुगर को अपनी लाइफ से इमीडिएटली काट दो। और जो भाई साहब बैठे हुए हैं कुछ ऐसे जो कहते हैं यार ये चीनी को हटाओ, खांड को खाना शुरू कर दो, मीठे के और सप्लीमेंट्स तो ये क्या बोलते हैं ऑल्टरनेटिव ढूंढ लेते हैं, वो सब हटाओ अपनी लाइफ से। कोई इसका जुगाड़ नहीं ढूंढना, जुगाड़ है ही नहीं, इसका बना ही नहीं है। जुगाड़ है अपने टेस्ट को ही चेंज कर लो, और ये हो जाती है चेंज। अगला 7वां मिथ मैं बस्ट करूंगा, टोटल 10 मिथ में लेकर आया हूं। 7वां मिथ क्या है, वो ये है कि भूख लगी तो मतलब खाना चाहिए। ये भी एक मिथ है कि भूख लगी तो अब खा लो। भूख में और क्रेविंग्स में फर्क समझना पड़ेगा। क्रेविंग क्या होती है, जो हमारे बॉडी को नहीं चाहिए उस समय पे भूख लग रही है, इसको क्रेविंग कहते हैं। मतलब मैंने फ्रिज खोला पानी पीने के लिए, वहां देखी मुझे चॉकलेट, ये भूख नहीं है, ये क्रेविंग है। तो आपको समझ में आ रहा होगा, गुस्सा आने पर हमें बहुत कई बार हम भूख की हमें होती है कि भाई गुस्सा आ रहा है तो कुछ खा ही लूं ले, बोर हो रहा हूँ टेलीविजन देख रहा हूँ ले कुछ चिप्स ही खाता रहूं, डिहाइड्रेशन अगर हो रही है तो सोच रहे हैं कि कुछ ना कुछ खाने से ठीक हो जाएगा। तो ये भूख जैसा दिखता है, भूख नहीं होती है। भूख का सिग्नल आता है पेट से, और क्रेविंग्स का सिग्नल ब्रेन से आता है, टंग से आता है। तो इनका समाधान क्या है, पानी को पीते रहो, हाइड्रेट होते रहो। जब आप हाइड्रेटेड रहोगे बॉडी को फुलनेस फीलिंग होती रहेगी। और धीरे धीरे खाओ खाना। हम क्या करते हैं, आते ही टूट पड़ते हैं रोटियों पे, और बहुत बड़े बड़े टुकड़े फटाफट, विद इन 2 मिनट्स हमने रोटी खत्म कर डाली। जो हेरमैन हार्मोन मेरा निकल के आया वो तो यहीं तक ही पहुंचा था, आधा घंटा लगता है ग्रेलिन को आने में। तो मैंने, मेरा एक दोस्त था, मैंने उसको ये एक उसका तरीका बताया था, वो यही कहता था कि जी पेट निकल रहा है। मैंने उसको कहा कि भाई आज से तू एक काम कर ले, टाइमर लगा अपने फोन में, और एक टाइमर में ये तय कर कि इस 25 मिनट के टाइमर में मुझे ये 3 रोटी खत्म करनी है। वो 25 मिनट तक जब वो टाइमर लगा के रखा, वो धीरे धीरे चबाता रहा, रोटी का भी स्वाद आया। और रोटी के बाद बाद में समझ में आया कि ये तो हम ज्यादा ओवर ईट कर जाते थे, आज 3 रोटी खानी मुश्किल होगी। थोड़ी देर बाद आपकी बॉडी खुद कह देती है भाई बात बहुत हो गया, बंद करो अब खाना। हम लेकिन उसको समय नहीं देते, हम इतनी जल्दबाजी में खाना खाते हैं फटाफट, या टेलीविजन देखते खाना खाते हैं कि जो रखा है वो खा गए, ग्रेलिन पेरेलिन सब गए तेल लेने, पता ही नहीं चलता किसी का भी। एक और गलती लोग क्या करते हैं, स्नैक्स रेडी करते हैं।
वो रखते हैं अपनी अलमारी में, खाली बैठे हैं, कोई लैपटॉप पे काम कर रहे हैं तो वो खोला फटाफट, वहां से मूंगफली या ऐसी चीज तैयार मिलती है। ये चीज हमें नहीं रखनी है। रीच को मुश्किल करो, पता लगेगा कि भाई जाना पड़ेगा नीचे उतर के, वहां पकाना पड़ेगा, गैस जलानी होगी, पानी गर्म करना होगा, उसमें मैगी डालनी पड़ेगी, तब आफत आती है बॉडी को। लेकिन जब हम रेडी टू ईट स्नैक रख रखे हैं हमने, तो भैया फिर क्रेविंग के टाइम पे वो जाएगा ही जाएगा पेट में। तो ये हमें गलती अपने दिमाग से निकाल देनी है जो हम करते हैं, कि भूख लगी कुछ भी खा लो। अगला जो मिथ है वो मैं बताऊंगा ओल्ड एज वालों के लिए। हम लोग ये सोचते हैं कि बुढ़ापे में कुछ नहीं बदला जा सकता। सोचते हैं ना बहुत लोग कि भैया अब तो उम्र होली, अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो गया, अब तो बस राम नाम जपो और हो लिया काम। ये झूठ है। बुढ़ापे में चीजें चेंज नहीं हो सकती हैं, ऐसा नहीं है। हर एज में बॉडी अडाप्ट करती है। 60 की उम्र में भी लोगों ने मसल्स बनाई हैं। आप देखो जाके वीडियो, ऐसे लोगों की वीडियो हैं अवेलेबल जो कि सिक्स पैक्स बना के बैठे हैं, 60 और 70s, वो पुशअप कर रहे हैं। इंग्लिश चैनल जो है उसको क्रॉस कर दिया स्विमिंग करके लोगों ने। इंग्लिश चैनल एक समुंदर का नाम है। 60 साल के लोगों ने रिकॉर्ड बनाए ऐसे। तो अगर उसकी बॉडी में मसल नहीं थी, वो कैसे उसको कर गया क्रॉस? स्विमिंग में तो सारी मसल्स चाहिए। डायबिटीज भी रिवर्स हो रही है लोगों की 70 की साल की उम्र में। तो ये बुढ़ापे में नहीं हो पाएगा, ये सोचना बंद करो। किसी भी उम्र में आप हो, वहां पर ही रिवर्सिबल होती है, अगर आप सही डाइट खा रहे हो, सही सप्लीमेंट ले रहे हो। सिर्फ मेटाबॉलिज्म आपका स्लो होता है, उसके सपोर्ट करने के लिए हमारे न्यूट्रिशन को लिया जाए तो ठीक हो सकता है। और जरूरी नहीं है कि उसको रनिंग करके मैराथन रन करनी है। थोड़ा थोड़ा वर्कआउट जो हमारा करवाया जाता है ये कर सकते हो। और दिमाग से माइंडसेट को बदलो। कल माइंडसेट पे बहुत चीजें बताई गई थी, दिनेश भाई ने समझाया था। माइंडसेट बना लो कि भाई मैं कर सकता हूं और कर लूंगा, तो हो जाएगा। अभी भी आप देखोगे कुछ वीडियोस ऐसी हैं जो 90 साल के लोग, यूएसए में वो इंजीनियर हैं, 90 साल का आदमी जाके ऑयल रिफाइनरीज में काम कर रहे हैं, और वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। ऐसे लोग भी हैं। तो ये अगला नौवां मैं जो है मिथ बस्ट करूंगा वो ये है कि भैया कहते हैं ना कि फ्रूट्स खाओ, अनलिमिटेड खाओ, फ्रूट्स कितने भी खाओ, फल दबा दब खाओ। ये भी एक मिथ है। जितना मर्जी खा लो, ये नहीं है सही, ये गलत है। फ्रूट में क्या होता है, फ्रुक्टोज होता है, और मैंने ये पहले भी समझाया है कि फ्रुक्टोज जो ज्यादा अगर बॉडी में जाएगा तो ये लिवर को चोक करेगा, लिवर में फैट को बढ़ाएगा। अगर आप फैट लॉस कर रहे हो तो आपको फ्रूट्स की लिमिटेशन होनी चाहिए, आपके ब्रेन में पता होना चाहिए कि कितना फ्रूट खाना। इसीलिए डाइट प्लान में वो एक फ्रूट बताया गया है, ये नहीं कि अंधाधुंध फ्रूट से फ्रूट खाए जा रहे हो। जब फ्रुक्टोज बॉडी में जा रहा है, प्रोसेस कोई ना कोई तो करेगा इसको। कौन कर रहा है हमारा इसको प्रोसेसिंग? हमारा लीवर कर रहा है। लेकिन लीवर को अगर ये आप सुबह भी दे रहे हो, दोपहर में भी दे रहे हो, रात में भी दे रहे हो, दिए जा रहे हो, तो भाई इसका कहां तक इसका जूस निकलेगा? लास्ट में जाके फ्रुक्ट, ये हमारा फ्रुक्टोज कन्वर्ट हो जाएगा कोलेस्ट्रॉल में। तो इसलिए ज्यादा केला खाना, ज्यादा आम खाना, और ज्यादा अंगूर खाना, ये ज्यादा जितने मीठे भी हमारे फल हैं ये नहीं खाने हैं। इससे हमारी बॉडी में फैट बढ़ता है। तो फ्रूट्स की भी लिमिटेशंस हमें पता होनी चाहिए कितने खाने हैं। तो समाधान क्या है इसका? लिमिटेड क्वांटिटी में आप अपने डाइट प्लान के हिसाब से चलो। और सही समय क्या होता है? ज्यादातर समय सही समय जब होता है जब आपका पेट खाली हो, आपने वर्कआउट करा उससे पहले, या आपने 5 बजे जब आप ऑफिस से आए शाम के समय, आपने डिनर नहीं करा है उस समय पे। ये नहीं कि भाई आपने जो है घर से, आपने अभी खाना खा के निकले और ऑफिस पहुंचे और वहां फटाफट जूस मार दिया, या पूरा कोई केला ही खा गए 2-3। लगातार देखा होगा बहुत से तो ऑफिस में बैठ के 4-4 5-5 केले एक संग खा जाते हैं। भैया ये गलत आदत है, इसको अपने दिमाग से निकाल दो कि ये कोई बहुत बढ़िया चीज है कि फ्रूट्स को खाने से फायदा होगा। नहीं होगा। अगला लास्ट जो मेरा मिथ है वो मैं बस्ट करना चाहूंगा, वो होता है जेनेटिक्स। हमारे घर में सब मोटे हैं भाई, हमारे घर में तो सारे पतले हैं जी, हमारे घर में सब गंजे हैं जी, मैं क्या करूं? तो ये एक एक्सक्यूज है, अपने दिमाग में से इसको निकाल दो। मिथ है ये एक नंबर का। जेनेटिक्स इन्फ्लुएंस करते हैं लेकिन डिसाइड नहीं करते, डिसीजन नहीं लेते, इन्फ्लुएंस करते हैं, फर्क डालते हैं, थोड़ा बहुत फर्क डालते हैं, मैं मानता हूं इस बात को। लेकिन 90% जो आपका वेट लॉस है वो आपके लाइफस्टाइल पर डिपेंड करेगा, जेनेटिक्स पर नहीं करेगा। मान लीजिए आपका जेनेटिकली ही कोई प्रॉब्लम अगर बॉडी में आ रही है तो उसके डॉक्टर बैठे हैं। लेकिन कितने लोग ऐसे हैं आप बताओ जिसके जेनेटिक्स में ही दिक्कत है? कोई इक्का दुक्का मिलेगा। लेकिन लाइफस्टाइल पे वो नहीं बताएगा कि भाई मेरे घर में वो देसी घी के लड्डू चल रहे हैं सुबह शाम, सारे घर के खा रहे हैं।
10 आदमी है तो 10 के 10 ठूसे जा रहे हैं, और उसके बाद हम कहते हैं कि भाई यार वो तो पहले से ही मेरे घर में ये हिस्ट्री है, सब मोटे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे अपने दिमाग में उपज होती है ये, और कुछ नहीं है। हमारा लाइफस्टाइल जिस दिन ठीक हो जाएगा, उस दिन आप देखोगे आप उन जेनेटिक्स को छोड़ दोगे पीछे, उनसे बढ़िया हो जाओगे। फिर कहाँ चले जाएंगे वो जेनेटिक्स? तो एपिजेनेटिक्स का साइंस भी यही कहता है कि भाई पीछे रह जाते हैं सारे जेनेटिक्स, अगर आप अपने लाइफस्टाइल में चेंज कर लेते हो। आपकी बॉडी ऐसी बन जाएगी कि लोग आपसे ये कहेंगे कि भाई आपने अपना बॉडी टाइप चेंज कर दिया, कमाल कर दिए। तो बड़े बड़े जो बॉडी बिल्डर, पावर लिफ्टर जो होते हैं, आपने देखे होंगे, वो जिम में जाके अपनी बॉडी को चेंज कर लेते हैं। वो एक्सरसाइज करके, खाना खा के, जो आदमी पहले मोटा था वो जाके एकदम से उसकी सारी मसल्स दिखने स्टार्ट हो जाती हैं। ये बॉडी टाइप, हमारा जेनेटिक्स चेंज हो जाते हैं, डीएक्टिवेट हो जाते हैं, अगर आप सही लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहे हो। तो कंक्लूजन क्या निकलता है इन सारी बातों का? उसका ये कंक्लूजन निकलता है कि जो झूठ हमारे सोसाइटी में फैले हुए हैं, जिनसे हमारे लोग बीमार हो रहे हैं, जिनसे लोग कमजोर हो रखे हैं, थके हुए पड़े हैं, हार माने बैठे हैं, उन लोगों का फैसला उनके हाथों में है। अपने झूठों को भाई देखो, अगर पकड़ के बैठे रहोगे तो सच्चाई आपके कभी भी नजदीक में नहीं आएगी। सच्चाई को गले लगाओ, सोसाइटी को समझाओ कि भैया ये नहीं है, ये सच नहीं है। एजुकेट करो अपने आप को, फिर उसके बाद आप देखोगे कि जो आपका माइंड सेट चेंज होगा, आपको पता लग जाएगा कि भाई क्या चीजें करनी है, क्या नहीं करनी है। फिर आपके लाइफस्टाइल में ये सारी चीजें झलकेंगी। जब आपके लाइफस्टाइल में चीजें झलकेंगी तो 30 किलो, 35 किलो, 40 किलो, 60 किलो, ये रिजल्ट कुछ मैटर नहीं करते। फिर ये आप 3 महीने में रिजल्ट अचीव कर लोगे, उसके बाद पूरे जीवन आप अपनी हेल्थ को एंजॉय करोगे। और मैं सच बता रहा हूं, जिसने एक बार इस चीज को समझ लिया, जिस भी इंसान ने अपने ये साइंस के जो न्यूट्रिशन है उसको समझ लिया, खाने की आदतें समझ ली, चीनी को समझ लिया, फिर मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको ना किसी एजुकेशन की जरूरत पड़ेगी, ना किसी कोच की जरूरत पड़ेगी, ना कोई आपको चीजों को जो है गड़बड़ाने का कोई डर रहेगा। कुछ भी चिंता आपके दिमाग से निकल जाएगी। हेल्थ सबसे ऊपर होती है। लोग सबसे ज्यादा परेशान वो सोचते हैं कि हम पैसे की वजह से हैं, सोसाइटी की वजह से हैं। बहुत से लोग रिलेशनशिप की वजह से परेशान है कि ये आदमी मेरे से रूस गया, घरवाली छोड़ के भाग गई। एक्चुअल में अगर आप उसके लेखा जोखा निकालने बैठो तो वो अपनी बॉडी से परेशान है। मैं सच बता रहा हूँ आपको, आप उसकी जड़ में जाके देख लेना, वो अपनी बॉडी से परेशान होता है आदमी। रिलेशनशिप और ये सारी चीजें, ये आउटकम होते हैं हमारी बॉडी के खराब होने के। आप सोच के देखो, अगर मेरा दिमाग के हार्मोन्स खराब है, मैं गुस्सा करूंगा, गुस्सा करूंगा तो मेरी फैमिली मेरे से जो है खफा हो जाएगी। मैं लेजी रहूंगा, मेरा बॉस मेरे से खफा हो जाएगा। जब मेरा दिमाग ही काम नहीं करेगा, मैं ब्रेन फॉग में रहूंगा, मेरे कहां से पैसे आ जाएंगे बताओ? जब मेरा दिमाग बढ़िया तरीके से काम करेगा, 10 आइडिया आएंगे मेरे दिमाग में, कैसे काम करना है, क्या करना है, प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ानी। तो रिजल्ट अल्टीमेटली आप देख लेना, खराब हमारी बॉडी की वजह से होता है। तो बॉडी पे जिस दिन आप काम करोगे, कॉन्फिडेंस बूस्ट करोगे, रिलेशन भी बढ़िया होंगे, हर चीज बढ़िया हो जाएगी। लेकिन समझते हुए शुरुआत करो, एक्सरसाइज से शुरुआत करो, डाइट प्लान से। तो किसी का कोई सवाल है, किसी को कोई बात कहनी है तो आप कह सकते हो। मेरा आज का प्रवचन यहीं खत्म होता है। थैंक यू। थैंक यू अमित, बहुत ही जबरदस्त एजुकेशन थी। और बिल्कुल सच्चाई है कि ये सारे के सारे मिथ हैं जिनकी वजह से हम अपनी हेल्थ को खो देते हैं। समाज में यही मिथ चलते हैं कि एक्सरसाइज कर लो, खाना बंद कर दो, ब्रेकफास्ट स्किप कर दो, ये जिम के प्रोडक्ट जिम वालों के लिए बने हैं, ये केमिकल या पाउडर घोल के पियोगे किडनी खराब हो जाएगी। अरे पाउडर तो आटा भी है, उसको भी छोड़ दो फिर। लोगों के दिमाग में बस एक वहम बैठा हुआ है। और जो वो बात करते हैं जिसने कभी इसके बारे में ना कुछ डिटेल पढ़ी, ना कभी देखा इसको, ना कभी यूज किया। तो बहुत ही बढ़िया 10 पॉइंट थे, 10 के 10 पॉइंट रियलिटी है ये। आज भी 70-80% लोग इनके ऊपर ही विश्वास करते हैं। इतना कुछ होने के बावजूद हम में से भी जो लोग डेली ज्वाइन होते हैं, एजुकेशन लेते हैं, आज भी बहुत सारे लोगों के दिमाग में यही है कि यार ये इससे कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कि किडनी खराब ना हो जाए, ये कोई केमिकल तो नहीं है। हम कह कह के मर लिए कि ये केमिकल नहीं है भाई, प्लांट बेस्ड है, पेड़ पौधों से बना हुआ है, फूड है, ये कोई केमिकल नहीं है, कोई दवाई नहीं है। अब भी बहुत सारे लोग मेरे को अब भी फोन करके कहेंगे सर वो मेरी ना दवाई खत्म हो गई, मेरी वो दवाई मंगानी है। भाई मैं वो दवाई सुन के मेरे को एक बार तो गुस्सा भी आता है कि यार इनको आज तक यही समझ नहीं है कि दवाई है क्या है, इनका क्या होगा।
तो जब तक आप चीजों को डिटेल से जानोगे नहीं, पढ़ोगे नहीं, समझोगे नहीं, तब तक यही हाल रहेगा। बहुत ही बढ़िया एजुकेशन थी। मुझे पर्सनली जो है कि इस टाइप की जो एजुकेशन होती है बड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि ये सच्चाई होती है। समाज के अंदर जो फैली हुई एक जो है कि मिथ है, झूठ है, और ज्ञान वही पर्सन देगा जो खुद 100 किलो का मिलेगा। ये कहेगा कि खाना बंद कर दो। कल मैंने एक वीडियो डाला था, एआई जनरेटेड था वो, जिसमें वो मोटे मोटे पेट जो हमारे एक्टर हैं उनके दिखा रखे थे। वो मैंने इसलिए डाला था कि बहुत सारे पर्सन ये कहेंगे मैं तो ठीक दिखता हूँ, या फिर मेरे को कहेंगे कि पतला हो गया इसलिए अच्छा नहीं लगता, पहले सही लगता था। इसलिए मैंने वो डाली थी कि मोटा होके कभी अच्छा नहीं लगता। आप शाहरुख खान को मोटा देखो ना, कैसा लिख रहा है उसमें। आपने सलमान खान देखा था पुलिस की वर्दी में कैसे पड़ा था वो? और बहुत सारे हमारे पुलिस पर्सन उसी कैटेगरी में है, और फिर भी ये कहेंगे ना पेट तो नहीं है ज्यादा, इतना बाहर आ रहा है पेट, बेल्ट दिखती नहीं है, फिर भी कहेंगे ज्यादा तो नहीं है, थोड़ा सा है बस। इतना तो होना भी चाहिए वर्दी में। ये एक देखो बहाना, वर्दी में थोड़ा सा तो होना चाहिए, अच्छी नहीं लगती वर्दी। भाई वो लोमड़ी वाली बात है, अंगूर खट्टे हैं, खाऊंगी तो बीमार हो जाऊंगी। ये सिर्फ और सिर्फ अपने मन को समझाने की बात है। जिस आदमी को अपनी बेल्ट नहीं दिखती, समझ लो वो बीमार है। जितनी मोटी कमर उतनी छोटी उम्र, ध्यान रखना ये चीज। कल मैंने रात को एक डाला था, एक उमर मोहम्मद पलवल में इंस्पेक्टर था, सुबह रेड पे गया था, रेड पे एक्सपायर हो गया, हार्ट अटैक। तो ये सबसे बड़ी जो है समस्या है कि हम चीजों को समझते ही नहीं है। हम जब तक कुएं में नहीं गिर जाते तब तक हमारी आंख नहीं खुलती कि आगे कुआं है। और उस कुएं में भी बिल्कुल जब तली में पहुंच जाते हैं ना, बिल्कुल पानी में, बिल्कुल पेंदे में, जब पता लगता है, जब आंख खुलती है कि यार मैं तो कुएं में गिर गया। तो भाई यहाँ चिल्ला चिल्ला के रोज बताते हैं कि अपनी आंखें खोल लो समय रहते ही, अपनी हेल्थ को ठीक कर लो, बाकी आपकी समझ है। जी दिनेश। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग भाई। आज बढ़िया वर्कआउट था कप्तान सर का, और दूसरा एजुकेशन तो बेस्ट थी ही। बिल्कुल, कप्तान साहब का वर्कआउट बिल्कुल दिन प्रतिदिन निखार होता जा रहा है। उसके बाद भी वो मैं देख रहा हूँ उनको लाइव चल रहे हैं लगातार, जो है कि उनकी रनिंग चल रही है उसके बाद। ये जी जी। और तो भाई दूसरा 117 किलो से और 82 किलो पे ऐसे ही नहीं आया जाता। ये सबके लिए प्रेरणा है, सबको सीखना चाहिए। एक्चुअली कल मैं, एक लड़की थी वो छत से कूद गिरी, पेपर देने आई। देखो स्ट्रेस का लेवल कितना बढ़ गया है। वो लड़की डिस्टेंस से कर रही है, बीए कर रही है, और अलवर की थी, और इकरा नाम है उसका, 18 साल की थी। पेपर में उसको कुछ नहीं आया, तो आधा घंटा सिर्फ एक पेज लिखा उसने, पेज लिख के मास्टर को पेपर दे दिया और घूमने लगी। छत पे गई, छत से छलांग लगा दी। शुक्र है कि नीचे पब्लिक खड़ी थी, उन्होंने उसको पकड़ लिया, तो इतनी चोट नहीं आई, आई है चोट। तो वो सिर्फ यही उसने, एक मैंने देखा उसने पेपर पे लिख रखा था, आई एम बिगेस्ट लूजर। तो मतलब स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ गया है बच्चों में कि ये पेपर नहीं आया तो ये चीज लिखी, और एकदम मतलब तुरंत, मतलब सहन शक्ति नहीं है। जैसा खाना पीना होगा वैसी ही सहन शक्ति होगी। और फिर मैं उसके उसके बयान लेने के लिए मैं इसमें सर्वोदय हॉस्पिटल में गया था। वहां डॉक्टर साहब मिल गए, वहां आईसीयू के अंदर बीप चल रही थी। वो बीप जब चल रही थी तो मेरे को वो बातें याद आ गई, बीप वाली। मैं फिर वो साथ में पीएसआई गया था, तो उनसे कहने गया, देखो ये जब बीप बजती है ना, जब भला आदमी सुधरता है, भाई सेहत के प्रति जागरूक, उससे पहले करता नहीं। तो वहाँ डॉक्टर था, वो सुन रहा था। बोले जी आपको क्या हो गया था? मैं बोला जी मेरे को स्टंट डलने वाले थे। बोला फिर आपने स्टंट डलवाए? बोला नहीं डलवाए। बोला क्यों नहीं डलवाए? बोला अंदर की जो नसें, मैं बोला मेरा वजन 100 किलो था। बोला आपने वजन ही तो कम किया है, अंदर तो आपके जो ऑर्गन थे, जो हार्ट में जो नसें थी, वो तो वैसे की वैसी पड़ी है। मैं बोला आप किस चीज से मानते हो? मैं टेस्ट कराता हूँ, मेरे टेस्ट सारे बढ़िया है। फिर मैंने उनसे पूछा कि मैं, यह एक हर्बल लाइफ का न्यूट्रिशन है जी, वो कैसा है, आपने सुना है? बोले सुना है, आपको नहीं लेना। मैंने क्यों नहीं लेना? उन्होंने ये, मैं जी बताओ रीजन तो बताओ क्यों नहीं लेना। उन्होंने मेरे को सबसे पहले ये बताया कि एक तो महंगा है। बात ठीक है जी। दूसरा, दूसरा बोला ये हर्ब्स है, हर्ब्स है और जड़ी बूटियों से बना हुआ है, तो मैं जड़ी बूटियों को नुकसान? बोला नुकसान कुछ नहीं। बोला फिर? बोला लेना नहीं। मैं क्यों नहीं लेना, रीजन तो बताओ। मैं बोला 20-20 किलोमीटर मैराथन करता हूँ। कह रहा बढ़िया है, आपके लिए ठीक है।
फिर बोला हमारे जो हरियाणा के पर्सन है उनको इन चीजों की जरूरत नहीं है, कि हमारा न्यूट्रिशन पूरा हो जाता है खाने से। और वो खुद डॉक्टर, मेरे को 35-36 साल का हुआ, लेकिन वो भी ओवरवेट था, कम से कम 20 किलो। तो मैं कहा जी मैं तो 18 महीने से ले रहा हूँ, मेरा तो कुछ भी ना, मैं तो 20-20 किलोमीटर दौड़ता हूँ। लोग कह रहे यार मैंने सुना है, मैं आपने सुना ही तो है। हम बोले जिसने यूज किया उससे, मैं 18 महीने से यूज कर रहा हूँ, पहले मैंने नहीं बताया कि मैं यूज कर रहा हूँ, मैं 18 महीने से यूज कर रहा हूँ, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं। बोला अच्छा। तो मतलब लोगों को, डॉक्टर को भी ये पता नहीं है। और दूसरा, बच्चों में मैं तो सभी से कहूंगा कि बच्चों के ऊपर इतना प्रेशर मत डालो भैया। या जिंदगी है बिल्कुल एक, मतलब खाना पीना तो ऐसा ही हो रहा है कि सारा फास्ट फूड चल रहा है, लेकिन बच्चों से हम आशाएं हमारी बढ़ जाती है यार, ये इंजीनियर बन जाए, ये बन जाए, वो बन जाए। देखो इग्नू का पेपर है, और वो भी इग्नू बात दब के नकल चल रही है। हमने डॉक्टर से बात करी, उससे अपना सॉरी मास्टर से, तो माँ जी नकल वकल करवा देते, बोला जी दब के चल रही है। लेकिन पता ना उसका, अभी मेरी बात नहीं हुई उसके स्टेटमेंट है, उसका लेवल क्या था, क्या स्ट्रेस था। तो मेरे को तो ये अंदाजा है कि बच्चों में दिन पर दिन स्ट्रेस लेवल बढ़ता जा रहा है। थैंक यू सर। बिल्कुल दिनेश, स्ट्रेस लेवल की तो बस पूछो मत। हम माँ बाप ने ही बढ़ा रखा है ज्यादा, तो बच्चों पे हम कंपटीशन करते हैं एक दूसरे से। हम ये चाहते हैं कि हमारे सारे के सारे सबके बच्चे जो है कि एक फर्स्ट क्लास नौकर बन जाए। और इसी सोच की वजह से हमने उनको जो है कि पैदा होते ही मारना शुरू कर दिया। सच बता रहा हूँ मैं। हम सिर्फ और सिर्फ उनको परेशान करते हैं, पढ़ लो किस लिए करते हैं कि वो एक नौकर बन जाए। और नौकर आपके घर में आते होंगे, उनकी कैसी रिस्पेक्ट होती है, ऐसी ही होती है चाहे कोई कितना ही बड़ा नौकर हो। हमारे पुलिस में भी बहुत बड़े बड़े स्टार लगा के घूमते हैं, लेकिन गालियां देते हैं लोग। चाहे कोई एमसीएफ का हो, कोई सफाई कर्मचारी हो, कोई पॉलीथीन खुद फेंकेंगे, गाली उसको देंगे कि सफाई नहीं कर। तो नौकर बनना तो गाली खाना ही है। आप चाहे उसको आईएएस बना दो, चाहे आप उसको प्राइम मिनिस्टर बना दो, गाली खाएगा। मोदी जी को भी गालियां देते हैं लोग। तो हम सिर्फ उनको गाली सुनने के लिए, नौकर बनाने के लिए हम उनके पीछे लगे हुए हैं कि पढ़ो 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 और नौकर बन जाओ। हम उसके दिमाग में ये चीजें, हम ये बीज ही नहीं डाल रहे कि आपको जिंदगी में करना क्या है। सिर्फ नौकरी, ये लोगों की सोच है। रिश्ते वाले जाते हैं, लड़की वाला ये सोचता है कि नौकरी वाला होगा तो तेरी लड़की को काम नहीं करना पड़ेगा, आराम करेगी। कोई भी हो, चाहिए सबके साथ लागू होता है, मेरे साथ भी लागू होता है। मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी अपनी लड़की को ऐसी जगह जो है शादी करूँ जहाँ नौकरी हो, कमाने वाला गधे की तरह कमाता रहे, ये ऐश करे। हर पर्सन की यही सोच होती है। लेकिन उसको अच्छा आदमी बनाओ ना। उदाहरण के पेट लिए तो तो हर क्या, कोई भर सकता है कहीं भी। पेट भरने में कोई दिक्कत नहीं, एक मजदूर आदमी पेट भरता है, लेकिन उसकी सोच उसकी डेवलप करो। सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करे वो। कोई ऐसा खुद अपना बिजनेस चलाए, कम से कम किसी लोगों को 10 20 50 लोगों को नौकरी दे। ऐसा बनाओ ना उसको। हम सिर्फ और सिर्फ उसको, भाई एक 10 20 50 हजार की नौकरी के लिए हम उसके ऊपर अत्याचार करते रहते हैं, फिर वो सुसाइड ही करेंगे। नौकरी लिमिटेड है। सरकार ने कितने कितने टेस्ट लागू कर दिए, पहले सीईटी क्लियर करो, फिर दूसरा एग्जाम होगा, फिर इंटरव्यू होगा, फिर जाके मिलेगी। करोड़ों में से 10 20 को मिलती है, 2 4 हजार को मिलती है। तो बाकी तो सुसाइड ही करेंगे और क्या करेंगे। तो इसलिए दिमाग में उनके में ये मत घुसाओ कि तुम्हें नौकरी करनी ही करनी है, तुम ये नहीं करोगे तो नौकरी नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी भाई। आप अपना बेस्ट करो। अब देखिए भारती गई थी अपने मामा के घर, मैंने बोला था बेटा अपना रिलैक्स रहना, लेकिन वो बोली पापा मेरे एग्जाम है, छुट्टी के बाद तो मैं तो अपनी बुक लेके जाऊंगी। ठीक है। लक्ष्य को मैंने कह दिया कुछ नहीं लेके जाना। होमवर्क जो मैडम ने दे दिया ठीक है, करना हो तो कर लेना, नहीं करना तो मत मत करना। कुछ नहीं है, छुट्टियों एग्जाम दे, ये होमवर्क दे दिया, ये सिर्फ और सिर्फ बच्चों को एक स्कूल ने स्टेटस बना रखा है। होमवर्क कुछ नहीं होता, एक्टिविटी ये बनाना है, ये मॉडल बनाना है, ये करना है, वो करना है, सिर्फ और सिर्फ फिजूल खर्ची, बकवास होता लगता है मुझे। बच्चे को छुट्टी मिली है, मौज करो। साल में एक बार मिलती है, 1 महीने की, फ्री माइंड रहो। तो ये बिल्कुल जो बच्चे सुन रहे हैं बिल्कुल बढ़िया। देखिए मंजीत अपने भाई मनोज के पास बैठ के बच्चा केला खा रहा है। यार एंजॉय करो हर छोटी छोटी चीज को। कुछ नहीं है, ऐसे ही चलता रहेगा। आप पढ़ लोगे, आपसे ज्यादा पढ़ने वाले भी है, वो आपसे आगे निकल जाएंगे। हो सकता है आपका नंबर नहीं आए, तो ये थोड़ी ना है कि भाई मेरा नंबर नहीं आया तो मैं तो छत से कूद के सुसाइड कर लूं। नहीं आया तो नहीं आया, जो किस्मत में होगा हो जाएगा। आप अपने काम करते रहो बस। जरूरी नहीं है हर घर में
हर बाप के जो बेटे होते हैं सब कुछ अलग अलग है, दोनों सगे भाई भी एक जैसे नहीं होते। तो ये कंपटीशन गलत है कि भाई मैं उससे आगे निकल जाऊं, मैं मेरे से आगे वो कैसे निकल गया, मैं पीछे रह गया। यार सबका अपना अपना जो है कि भगवान ने, नेचर ने जो कुछ बनाया, जो दिया है वो सब कुछ ठीक है, परफेक्ट है। आप किसी चीज में आगे हो सकते हो, दूसरा किसी चीज में आगे हो सकता है। तो मैं तो बच्चों से यही कहूंगा कि नौकर बनने के लिए मत दौड़ो, जो किस्मत में होगा मिल जाएगा। अच्छा सीखो, अमित भाई हमेशा कहते हैं कि अपनी स्किल डेवलप करो। जिस दिन आपने अपनी स्किल को डेवलप कर लिया, आपको हर जगह कुछ ना कुछ चीज आप हासिल कर लोगे। स्किल होनी चाहिए आपके अंदर। एक स्किल राजमिस्त्री में भी हो सकती है। एक राजमिस्त्री चिनाई करता है, वो जो है कि बहुत सारे पैसे लेता है, शायद नेटवर्क का जब इशू है। तो सर मैं एक एग्जांपल दे रहा था। तो मैं फिनलैंड गया था एक बार, तो एक ट्रेनिंग थी मेरी, तो वहां मैं हार्ले डेविडसन के क्लब में जुड़ा हुआ हूँ। तो वहां पर एक मेरा दोस्त था जो हार्ले डेविडसन का शौकीन था। मैं उसके उसने मुझे अपने घर पे इनवाइट करा, हेलसिंकी में उसका घर था। तो मैं उसके घर गया, तो मैंने क्या देखा, उसका 14 साल का लड़का वो पेंट कर रहा था अपने पिता की जो मोटरसाइकिल होती है ना, उसका जो टैंक होता है, जो टंकी होती है, उस टंकी पे वो पेंट कर रहा था। तो मैंने उसको पूछा कि ये क्या करवा रहे हो आप इनसे। बोला कि भाई ये जो मेरा लड़का है, इसको इसका ये कार्विंग्स करने का शौक है। और मैंने उससे पूछा ये स्कूल जाता है। बोला कि भाई यार ये स्कूल ऐसा ही जाता है, नहीं जाता, हम ना कभी इसको कहते, ना कभी इसके, ना हमने कभी इस पे डाउट किया। इसको जिस काम में खुशी मिलती है हम इसको वो काम कराते हैं। मुझे अभी पता लगा था कि वो अभी 17-18 साल की उम्र का हुआ है, और मिलवॉकी जो यूएस में एक स्टेट है, वहां पर उसको हार्ले डेविडसन का जो उनका मेन जो सेंटर है मिलवॉकी में, वहां उसको परमानेंटली बुला लिया कि भाई आप हमारे यहाँ आओ और आप हमारे यहाँ एडवाइजर बनो, हमें बताओ कि कस्टमाइज कैसे करते हैं इन चीजों को। तो फिर मैंने स्टडी करा, मुझे पता लगा कि जो फिनलैंड है ये हैप्पीनेस इंडेक्स में नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, ये नंबर 1 पे हैं ये कंट्रीज। उसके कारण समझने की कोशिश करी, उसके कारण यही है कि वहां लोग इस चीज पे फोकस करते हैं कि क्या करने आए हैं हम इस दुनिया में, हम क्या कर रहे हैं, क्या हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ क्या है उसको, मेरे पास आते हैं हमारे चाचा ताऊ जी आते हैं कई बार, वो कहते हैं यार इसको कहीं सेट करवा दे, यार इसकी कहीं नौकरी लगवा दे। मैं उनसे ये सवाल पूछता हूँ कि भाई तुम्हें इतनी टेंशन क्यों है कि इसको कहीं सेट करवा दे। लड़के के मन में है कि क्या नाम है, मुझे कुछ ऐसा काम सीखना है, स्किल सीखनी है, आप कह रहे हो इसको कहीं सेट करा दे। मतलब इलेक्ट्रिकल से जिस आदमी ने पढ़ाई करी है उसको वो कह रहा है कि इसको अकाउंटेंट बना दे। जिसने कोई मैथमेटिक्स की पढ़ाई करी है उसको बोल रहा है कि तू इसको जो है कोई क्या नाम लैब असिस्टेंट बना दे हॉस्पिटल में। मतलब मैं हैरान इस बात पे हूं कि तुम्हें उसकी जान की कोई परवाह नहीं है। वो जाके वहां कैसे माहौल में रहेगा, जो चीज उसने देखी नहीं, सीखी नहीं, उसका मन नहीं, उसको वो चीज कराई जा रहे हो। अजय पाल सर की मैंने ये चीज देखी है और नोटिस करी है। इन्होंने कभी भी अपने बच्चों को, मुझे नहीं लगता कि कभी प्रेशर किया होगा। मैं उनसे मैं कभी भी बात भी करता हूँ तो वो ये कहते हैं ठीक है यार, कर लेगा तो ठीक है, इसकी किस्मत है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। हैप्पीनेस पे हम फोकस नहीं करते। हम इस बात पे फोकस नहीं करते कि यार हैप्पीनेस क्या चीज है। खुशी इस बात पे है कि भाई वो बच्चा क्या चाह रहा है, क्या सोच रहा है, वो कैसी उसकी उपज है। और आप देखना, जिसको आप प्रेशराइज करोगे वो ही डल हो जाएगा, और जिसको आप फ्री छोड़ोगे, सिर्फ उसको गाइड करोगे। गाइड करने में और फ्री छोड़ने में फर्क है। आप उसको गाइड करो कि भाई अच्छा तेरा मन ये है, तो उसको वो उस माहौल से अवगत कराओ कि भाई इसमें ये फायदे हैं, ये नुकसान है, ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा नहीं करना होगा। वो देखोगे ज्यादा तरक्की करेगा। अब मेरी बेटी है राधिका, वो कहती है जी मुझे डॉक्टर बनना है। तो मैं उससे पूछता हूँ कौन सा डॉक्टर बनना है, भैंसों के भी डॉक्टर होते हैं। तो वो कहती है नहीं नहीं, मुझे भैंसों का नहीं, मुझे तो हार्ट का सर्जन बनना है। तो मैं उसको लेके गया हार्ट के सर्जन के पास, वहां फीस दी मैंने और वहां बैठाया उसको। मैंने कहा देख अब हार्ट सर्जन कैसे होते हैं, क्या काम करते हैं, दिखते कैसे हैं, मोटे पतले कैसे होते हैं, चश्मे चढ़े हुए हैं। तो उसने देखा, तो वो बोलती है कि पापा ये मुझे एक चीज अच्छी लगी कि ये इनको लोग आके ना इनके पैर छूते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ महान काम कर रहे हैं, बड़ा काम कर रहे हैं। तो वो राधिका को ऐसा माहौल दिया मैंने मैंने उसको कभी नहीं कहा कि तू डॉक्टर बन भाई। यही चीज मैंने लक्ष्य के अंदर देखी है। उसको उसको पसंद है सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ना, और जो हमारे ब्रह्मांड है इसके बारे में पढ़ना। तो उसको कभी भी मैंने नहीं देखा सर को ये कहते कि भाई तू डॉक्टर की पढ़ाई कर, आईआईटी पढ़ाई कर। उसको उस जैसा माहौल दो जैसा उसको पसंद है। उसकी अपनी भी तो क्यूरियोसिटी है, होनी चाहिए। अब मैं एक बात कहता हूँ आपसे, और मैं ये एग्जांपल हर समय देता हूँ।
लता मंगेशकर को अगर क्रिकेट खिलाना सिखा दिया होता उसके पिताजी ने, तो वो सोच के देखो वो कैसे सिक्स लगाती और कैसे चौके लगाती। या सचिन तेंदुलकर को अगर सिंगर बना दिया जाता, तो भाई जिसका जिसमें टैलेंट है उसने खोज निकाला, उसको उसको बढ़ावा दो। विराट कोहली को उसका कोच ने पकड़ लिया कि भाई ये शॉट अच्छे मारता है, तो उसको लेके गया स्टेडियम में, प्रैक्टिस कराई। बहुत रिश्वतें आई कि भाई हम इसको इतने पैसे देंगे तो हम इसको आज ही खिला देंगे। उसके पिता ने ये कहा मरने से पहले कि नहीं, इसकी किस्मत में होगा तो ये खुद करेगा, ये ढूंढ लेगा। और अगर ये नहीं ढूंढ पाया उस रास्ते को, तो ये बेहतर है कि हमें पहले ही पता लग जाए कि ये नहीं कर पाएगा। लेकिन ऐसे नहीं, तो अपने तराशने की कोशिश करनी चाहिए स्किल्स को। अब जो लड़की जो नहीं पढ़ पा रही थी, जो छत से कूद गई, उसके बाप ने कभी उससे पूछी कि भाई बेटे तुझे पसंद क्या है, तू क्या करना चाहती है? वो 12 साल की उम्र में पूछना था वो सवाल उससे। अब वो 28 साल की, 30 साल की उम्र में उससे वो सवाल पूछोगे तो भी बेकार है। तो 12 साल की, 13 साल की उम्र में जब उसको पौधे को, तुम्हें एक देखा होगा तुमने, जब हमारा पौधा पतला होता है उसको, उसके साथ एक बांस का वो लगाया जाता है कि भाई ये झुके ना, ये गिरे ना, ये खड़ा रहे अपनी जगह पे। तो ये सपोर्ट देना है, ये नहीं कि उसको उसको मतलब रास्ता ही तुम बताओगे कि करना क्या है। वो कभी भी खुश नहीं रह पाएगा उसमें। उसका उसका खुद का इंटरेस्ट पता करो कि क्या है, या उसको नहीं पता, मान लो इंटरेस्ट क्या है, कई बार बच्चों को नहीं पता, तो तुम उसमें समय खपाओ ना। 4 साल, 5 साल, 8 साल, ये देखो कि ये क्या करना चाह रहा है, क्या है इसका स्किल है। कोई ड्राइंग में बढ़िया है, कोई स्पीकिंग में बढ़िया है, कोई पब्लिक स्पीकिंग में ठीक है, कोई राइटिंग स्किल्स अच्छी हैं किसी की, तो हम उन चीजों पर ध्यान ही नहीं देते। हम सोचते हैं पेंटर बना दिया तो यार इसको, तो ये तो पेंटर की दुकान खोलेगा। भाई पेंटर जो होते हैं वो पेंटर, तुम्हें पता है कि जो जिसने मोनालिसा की तस्वीर बनाई, आज वो मोनालिसा की तस्वीर 100-100 करोड़ में बिकी है। तो हर चीज में एक्सपर्ट हो सकता है अगर उसको ऐसा माहौल दिया जाए। प्रेशराइज करना बंद करना चाहिए हमें अपने बच्चों को। जी बिल्कुल अमित, बहुत बढ़िया। कप्तान साहब का हैंड रेज है, एक बार उनसे बात कर लेते हैं। जी कप्तान। नमस्कार जी नमस्कार। भाई। जो आप बातें चल रही बहुत अच्छी थी। सच्चाई छुपती नहीं, सच्चाई सामने आती है। अभी तो भाई ठीक कह रही बात। मैं तो ये कह रहा था कि अपनी बात ही एक एक दो सेकंड की है। अब मैं 42 साल का हो गया, 44 से हटके जो वापिस 44 से 2 साल कम करी है। अभी ये मत सोचना कि 44 से 42 कैसे हो गया। ये तो अपने ऊपर डिपेंड है। बैटरी भी खत्म होगी भाई, 2% रह गई है फोन की। कोई नहीं है, कल बात कर। जी जी, बहुत बढ़िया कप्तान, बहुत बढ़िया ठीक है वर्कआउट जी। था। थैंक यू। और देखिए, एज एज जो अमरपाल अंकल जी कहते हैं ना, उनकी एज 54 साल और मशीन बताती है 41-44 साल। तो ये चीजें वाकई ही पॉसिबल हैं। अगर आप सही न्यूट्रिशन लेते हैं, सही अपनी बॉडी को मेंटेन करते हैं, मसल्स को बढ़ा के फैट को कम करते हैं, तो बॉडी रिवर एज भी रिवर्सिबल होती है। मेरी खुद जो है कि 41 साल एज होने वाली है, लेकिन मशीन 39-38 बताती है। मैं तो हर सप्ताह 10 दिन में चेक करता हूँ, आपके साथ वीडियो भी शेयर करता हूँ। तो ये नहीं यार, जब मैंने शुरुआत की थी तो मेरी 54-55 बताती थी। मेरे को मजाक कर रहे थे उस टाइम पे, 2-3 साल बाद रिटायरमेंट है तेरी, 58 में रिटायर हो जाते हैं। बहुत सारे पर्सन तो, कल मैं ऑफिस में किसी की स्कैनिंग कर रहा था, उसकी तो 58 या 59 आ रही थी, तो कह रहा मैं तो रिटायर हो चुका। तो इसलिए दिक्कतें आती है, हमारी बॉडी अंदर से इतनी खराब हो जाती है कि हम 40 की एज में 60 की जिंदगी जी रहे होते हैं। और फिर ये कहते हैं कि यार मैं तो ठीक हूं। मुझे इस बात पे सबसे बड़ी हंसी आती है कि 1 फुट पेट बाहर निकला हुआ है, सांस फूलती है, जीना चढ़ नहीं सकता एक माले भी, और ये कहेंगे मैं तो ठीक हूँ। और वो पुलिस की तो मुझे हंसी आती है, पेट पे हाथ लगा के कहेंगे थोड़ा सा ही तो है यार, इतना तो वर्दी में अच्छा नहीं लगता, वर्दी अच्छी नहीं लगती इसके बिना। भाई थोड़ा सा और बढ़ा ले इसको, वर्दी अच्छी लगेगी। तो थैंक यू, बहुत बढ़िया डिस्कशन रहा, बहुत ही बढ़िया आज का टॉपिक था, बहुत बढ़िया वर्कआउट था। तो बच्चों से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि स्ट्रेस नहीं लेनी है, अपनी जिंदगी है उसको एंजॉय करो। जरूरी नहीं है कि आप सारे के सारे ही जो है कि आईएएस बनो। हर काम हर किसी के लिए और हर काम जरूरी है, हर काम रेस्पेक्टेबल है। ये नहीं है कि कोई जो है कि अगर किसी का छोटा काम है तो वो जो है कि इज्जत नहीं रहेगी उसकी। हर पर्सन का हर काम की रिस्पेक्ट होती है। एक टायर पंचर करने लगाने वाला है, उसकी भी जरूरत है। अगर वो नहीं होगा तो सोसाइटी में हमारा काम कैसे चलेगा? तो ये नहीं हमने दिमाग में लगाना है कि मुझे तो बस आईएएस ही बनना है, मुझे तो आईपीएस ही बनना है, मुझे तो बड़ा डॉक्टर बनना है, मुझे तो बड़ा इंजीनियर बनना है। भाई छोटे इंजीनियर भी होते हैं, एक मैकेनिक भी होता है छोटा, एक एक जो है सड़क के
पे रेडी वो लगा के अपना जो है कि दुकान लगा के कार का मैकेनिक होता है। सबकी अपनी स्किल होती है, अपनी स्किल्स के ऊपर काम करो, टेंशन नहीं लेनी। कोई आज तक भूखा नहीं मरा है। हमारे दिमाग में ये रहता है कि हमारा यार ये कैसे गुजारा होगा इसका, अरे ये पेड़, ये पशु पक्षी आए हैं, इन्होंने कौन से फसल बो रखी है? पक्षी का खाना अनाज है, क्या वो खेत बोता है? क्या वो अनाज पैदा करता है? उस भगवान ने जिसको, देखिए मेरे दादा कहते थे हमेशा कि ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जिसने आपको चोंच दी है वो आपको चुगा भी देगा, मतलब जिसने आपको मुंह दिया है वो खाना भी देगा। उस भगवान ने जिसके मुंह बना दिया तो खाने का जुगाड़ भी उसने कर रखा है ऑलरेडी। लेकिन हम ये सोचते हैं कि मैं तो इकट्ठा करके रख जाऊं, 7 पीढ़ियां मेरी बैठ के खाएं, मैं ये भी जोड़ लूं, मैं वो भी जोड़ लूं, मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं। आज तक भूखा कोई नहीं मरा। लेकिन बात वहीं आ जाती है घूम फिर के कि हम हाय पैसा, हाय धन, हाय ये, हाय वो, सारी जिंदगी ऐसे ही करते रहते हैं। फिर उस पैसे की जब खर्च करने की जरूरत आती है तो आपकी परमिशन भी नहीं लेता कोई, अपनी मर्जी से उड़ाते हैं। या फिर जो है कि जब जरूरत होती है आपके ऊपर इन्वेस्ट करने की, खर्च करने की, तो फिर ये कहेंगे क्यों वेस्ट किया इसके ऊपर। तो सोच समझ के अपनी जिंदगी को एंजॉय करो, स्ट्रेस फ्री रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। हेल्थ लवर क्लब के साथ जुड़ के अपनी फिटनेस को एंजॉय करो। थैंक यू सो मच। इवनिंग सेशन में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।